Okay. So now the new thing that we are going to talk about in today's lecture is something called a compensator. Okay. So the first thing is to understand what compensator is actually and why it is used and how is it different from the controllers. अभी तक हम कंट्रोलर पढ़ चुके हैं. आपने PID कंट्रोलर पढ़ा, PI कंट्रोलर, PD कंट्रोलर पढ़ा. That was one method of making the system behave in the way we want. Okay, compensation is also another way in which we can actually modify the behavior of the system. लेकिन दोनों में क्या फर्क है कि जो कंट्रोलर, जो PID कंट्रोलर्स और PD कंट्रोलर्स हमने पढ़े थे, वो क्लोज लूप बिहेवियर को चेंज करते हैं. यानी कि जब एरर सिग्नल जनरेट होगा तो एरर सिग्नल it is going to be fed into the controller and then the behavior of the system is going to change. यानी आउटपुट तो चेंज होगा लेकिन जो सिस्टम के ओरिजिनल डायनामिक्स हैं वो चेंज नहीं होते. ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन जो है वो चेंज नहीं होता है. राइट, जस्ट दैट वी आर एडिंग एक्सटर्नल कंपोनेंट जो कि एरर पे, एरर सिग्नल पर बिहेव करके हमारे सिस्टम को इट ड्राइव्स टुवर्ड्स द एक्चुअल रिक्वायर्ड आउटपुट. ठीक है, तो वो तो एक तरीका हो गया जिसमें हम कंट्रोलर्स को यूज करते हैं. कॉम्पनसेटर मेथड जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो सिस्टम का ओपन लूप डायनामिक्स है, ओपन लूप डायनामिक्स का मतलब ये हुआ कि जो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, हम उसमें चेंजेस इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा सिस्टम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिहेव करे. ओके, अब जैसे आपने देखा कि रूट लोकस हमने बनाया था, रूट लोकस से हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाती है. हम ओपन लूप पोल्स एंड जीरोस की हेल्प से we draw a root locus and we come to know that how the system is going to perform, right, when a particular value of k or maybe any other parameter is going to be varied. तो उसी root locus की help से what we can do is we can understand कि अगर कोई जो हमारा root locus हमने plot किया है, suppose it is going towards unstable behavior or something like that, तो हम रूट लोकस की हेल्प से ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन है, स्पेसिफिकेशन जब मैं बोलती हूँ, स्पेसिफिकेशन का मतलब हुआ राइज टाइम, पीक टाइम, सेटलिंग टाइम, ओके, ऑल दीज थिंग्स, एरर, स्टेडी स्टेट एरर, दीज आर ऑल स्पेसिफिकेशंस जो कि रिक्वायर्ड होती हैं. तो हम क्या करते हैं कि इन रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस की वैल्यू पहले हम सेट करते हैं. उन स्पेसिफिकेशन की वैल्यूज से हम रूट कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमें ये वैल्यूज चाहिए तो रूट कहाँ पर लाई करना चाहिए, और वो हम कुछ ऐसे सर्किट या कुछ ऐसे कंपोनेंट अपने सिस्टम के साथ कास्केड यानी कि सीरीज में लगा देते हैं ताकि ओवरऑल सिस्टम के जो रूट्स हैं वो हमारी डिजायर्ड पोजीशन पर शिफ्ट हो जाए. ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, कॉम्पनसेटर के केस में हम कुछ एडिशनल सर्किटरी लगा देते हैं सिस्टम के साथ. देखो, सर्किटरी का मतलब हुआ सिंपल सर्किट्स होते हैं, आरसी सर्किट्स होते हैं इस तरह के, जो हम सिस्टम के साथ कैस्केड कर देते हैं यानी कि सीरीज में लगा देते हैं, और उसकी वजह से हमारे सिस्टम का जो ओपन लूप डायनामिक्स है यानी कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है वो मॉडिफाई हो जाता है. ठीक है, so that is one way of making the system behave in the manner that we want. अब देखो, in the earlier sessions also we had studied about all these things: rise time, peak time, overshoot, settling time. These are all performance characteristics or performance specifications. अगर if you see all these things closely, किसी भी सिस्टम के जो रूट्स हैं वो भी जीटा, ओमेगा एन के टर्म्स में आते हैं. जो आपके स्पेसिफिकेशंस हैं ये भी जीटा, ओमेगा डी, ओमेगा एन इनके टर्म्स में आ रहे हैं. ओमेगा डी और ओमेगा एन को आप कैलकुलेट आपस में कर सकते हो ज्योमेट्रिकली. इफ यू सी, एट दैट टाइम one student had asked me what is the significance of this figure. So geometrically also you can relate a lot of parameters, right? तो ये जो चीजें आपको दिख रही हैं, this is all interrelated. हमारे जो स्पेसिफाइड स्पेसिफिकेशंस होते हैं, जो परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस हैं जो रिक्वायर्ड हैं, वो हैं पोल्स से रिलेटेड. ठीक है, ज्योमेट्रिकली आप उसको एस प्लेन में
कोरिलेट कर सकते हो कि अगर हमें एक पर्टिकुलर सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस चाहिए तो कुछ मैथमेटिकल इक्वेशन से हम बैकवर्ड रीइटरेट अगर करेंगे तो हमें पोल्स की लोकेशन पता चल सकती है, ठीक है। तो वो हम करेंगे जब हम डिजाइन वाला पार्ट करेंगे। और वो पोल्स की लोकेशन अगर एक बार अगर हमें पता चल जाती है कि अगर मुझे फॉर एग्जांपल सेटलिंग टाइम कोई x सेकंड्स चाहिए, उसके हिसाब से मैं ओमेगा n कैलकुलेट कर सकती हूँ। ओमेगा n कैलकुलेट करूंगी तो उससे अगर आप डायग्राम में देखो तो मेरा सिग्मा विच इज जीटा इंटू ओमेगा एन, ये मुझे मिल जाएगा। दैट मीन्स कि रियल एक्सिस पे मेरा पोल जो है उसकी क्या वैल्यू होनी चाहिए वो मैं सेटलिंग टाइम से निकाल सकती हूँ। दिस इज वन डायरेक्ट एग्जांपल यू कैन सी कि 4 अपॉन जीटा ओमेगा एन को मैंने कोई भी वैल्यू जो मेरी डिजायर्ड वैल्यू है, सपोज सम एक्स मैंने वैल्यू अज्यूम करी दैट दिस इज द सेटलिंग पॉइंट दैट आई वांट। नाउ जीटा सिस्टम का फिक्स्ड है, हमें मालूम है। उसके लिए रिक्वायर्ड ओमेगा एन कितना होना चाहिए दैट आई कैन कैलकुलेट फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब वही ओमेगा एन जब मुझे मिलेगा उससे मेरा सिग्मा यानी कि जो मेरे रूट का रियल पार्ट था, हम रूट को लिखते हैं सिग्मा प्लस जे ओमेगा, इस फॉर्म में लिखते हैं कि कुछ रियल पार्ट होता है कुछ उसका इमेजिनरी पार्ट होता है। तो रियल पार्ट इज एक्चुअली कैलकुलेटेड एज सिग्मा इनटू ओमेगा एन। तो यहाँ से जो ओमेगा एन मैंने कैलकुलेट किया था वही ओमेगा एन मेरे सिग्मा को भी गवर्न कर रहा है, यानी कि मेरा जो रूट है वो रियल एक्सिस पर कहां पर लाई करना चाहिए सो दैट मुझे वो एक्स सेटलिंग टाइम मिल जाए आउटपुट पर। सो लाइक दिस वी कैन से कि ये जो सारे पैरामीटर्स आप देख रहे हो ये सब आपस में रिलेटेड है, ठीक है। तो एक सेट ऑफ पैरामीटर्स, रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हम डिसाइड करते हैं, उससे बैक रीइटरेट करेंगे मैथमेटिकली तो हम पोल की वैल्यू निकालेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि हमारे ओरिजिनल सिस्टम में हमें ऐसे क्या चेंजेस करने चाहिए ताकि हमारे ओवरऑल सिस्टम के पोल्स जो हैं वो उस डिजायर्ड लोकेशन पर पहुंच जाए, ठीक है। तो उसको करने के लिए हमारे पास कॉम्पनसेटर मेथड होते हैं। और कॉम्पनसेटर बेसिकली क्या है, सिंपल सर्किट्स होते हैं। 3 टाइप के कॉम्पनसेटर हम यूज करते हैं, लैग कॉम्पनसेटर, लीड कॉम्पनसेटर एंड लैग लीड कॉम्पनसेटर्स। इन्हें हम अगर आप देख रहे हो देखोगे तो इन्हें हम अपने सिस्टम के साथ कैस्केड कर देते हैं सीरीज में। तो इससे हमारे सिस्टम का ओवरऑल डायनामिक्स जो है वो चेंज हो जाता है। ओवरऑल डायनामिक्स का मतलब हुआ कि जो ओवरऑल उसका ट्रांसफर फंक्शन है वो चेंज हो जाएगा एज पर आवर रिक्वायरमेंट। ओके, so the objective of compensator is to change the original dynamics of the plant. On the other hand, the objective of a controller is to respond to the error, for example, the PID controllers. Now the compensator changes the open loop behavior of the system, while the controller, it changes the closed loop behavior of the system. Now, whenever we have to achieve the desired performance from any system, what steps we have to follow? प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया हम डिसाइड कर लेते हैं कि कितना सेटलिंग टाइम चाहिए, कितना ओवरशूट होना चाहिए, कितना राइज टाइम होना चाहिए, ये सारे पैरामीटर हम टारगेट डिसाइड कर लेते हैं कि जो हम अचीव करना चाहते हैं। सेलेक्ट द कॉम्पनसेशन टाइप दैट इज रिक्वायर्ड टू ऐड इन द सिस्टम। अब वो जब मैंने पैरामीटर डिसाइड कर लिए उससे मैं पोल्स की लोकेशन, डिजायर्ड पोल्स की लोकेशन निकालूंगी। डिजायर्ड पोल्स की लोकेशन निकालने के बाद मैं ये डिसाइड करूंगी कि मुझे इस सिस्टम में क्या ऐड करना चाहिए। डोमिनेंट पोल ऐड करना चाहिए, जीरो ऐड करना चाहिए, या पोल और जीरो दोनों ऐड करने चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से आई विल सिलेक्ट अ सुटेबल टाइप ऑफ कॉम्पनसेशन। और उसके बाद फाइनली मैं उस कॉम्पनसेशन सर्किट के पैरामीटर्स को कैलकुलेट करूंगी। कॉम्पनसेशन सर्किट का मतलब हुआ कि जो आरसी सर्किट आप लगाने वाले हो। तो एक बार अगर आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सा सर्किट लगाना है, फिर हम उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंसेस की वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो द बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस, कैस्केड कॉम्पनसेटर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसे हम सिस्टम के साथ सीरीज में लगाते हैं। सो दैट इज फ्रॉम देयर द नेम कम्स कैस्केड कॉम्पनसेटर्स. So we have 3 types of compensators, that is lag compensator, lead compensator and lag lead compensators. Okay, now let us start one by one. Now lead compensator, this is what the circuit looks like whenever we have to add a lead compensator to the system. Now in a lead compensator, a pole zero combination is added where pole is located to the left of zero. Now remember one thing,
इन दिस पर्टिकुलर केस आप जब रूट लोकस की हेल्प से उसको देखोगे, you might be wanting a zero, you might be wanting a pole to be added to the system. But remember, when we are actually using the electronic circuits, we cannot have we usually don't add a single pole or a single zero. अगर आप देखो कि अगर ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में मैंने आपको बताया था कि अगर न्यूमरेटर का जो ऑर्डर है वो ज्यादा होगा तो वो फिजिकली रियलाइजेबल सिस्टम नहीं बनता है. दैट मींस यू कैन नॉट एक्चुअली रियलाइज इट विद द हेल्प ऑफ दीस सर्किट एलिमेंट्स. उसको आप फिजिकली बना ही नहीं सकते. तो फिजिकल रियलाइजेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम पोल और जीरो का कॉम्बिनेशन लगाते हैं हमेशा. ठीक है, जो आप सर्किट बनाओगे उसमें एक पोल भी होगा, एक जीरो भी होगा. लेकिन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर वी वांट टू इंट्रोड्यूस इन द सिस्टम, हम पोल या जीरो में से किसी एक को ओरिजिन के नजदीक रखते हैं. और जितना वो ओरिजिन के पास होगा उसको उतना ही डोमिनेंट कहा जाता है. जो भी पोल या जीरो ओरिजिन के क्लोज होगा उसे हम डोमिनेंट पोल या डोमिनेंट जीरो कहते हैं. जितना हम ओरिजिन से दूर जाते चले जाएंगे उस पर्टिकुलर पोल या जीरो का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे रिस्पॉन्स में वो उतना ही जल्दी डाई डाउन हो जाता है. ठीक है, तो अगर मैं जैसे इस फिगर में आप देख रहे हो कि मैंने एक जीरो और एक पोल ऐड किया है, मैं इस पोल को अगर और ज्यादा लेफ्ट की तरफ ले जाती चली जाऊंगी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका जो कंट्रीब्यूशन है आउटपुट में वो बहुत छोटा होता चला जाता है. ओके, फिजिकली स्पीकिंग कि वो बहुत जल्दी डाई डाउन हो जाएगा. एंड जितना हम ओरिजिन के क्लोज होते हैं, जो भी पोल या जीरो ओरिजिन के क्लोज होता है उसका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो जल्दी डाई डाउन नहीं होता है आउटपुट में. ठीक है, हम क्या कहते हैं, हमारे पास जितने पोल्स एंड जीरोस होते हैं सबका कंट्रीब्यूशन है, उन सबका एक मिक्स एंड मैच करके हमें कुछ आउटपुट मिलता है. रियल पोल्स होंगे तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होगा, इमेजिनरी पोल्स होंगे तो ऑसिलेशंस होंगे. इसका मतलब हर पोल और हर जीरो अपना कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आउटपुट में देता है. तो इट इज सीन कि जितना हम ओरिजिन से दूर होते हैं, कोई भी पोल या जीरो अगर ओरिजिन से दूर होगा उसका कंट्रीब्यूशन बहुत जल्दी विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इट डाई डाउन टू जीरो इन द स्टेडी स्टेट. ओके, और जो पोल या जीरो ओरिजिन के नजदीक होता है, ओरिजिन के क्लोज होता है, वो एक मेजर कंट्रीब्यूशन देता है हमारे आउटपुट में. इसीलिए हम उसको डोमिनेंट जीरो या डोमिनेंट पोल कहते हैं. तो जब भी हम कॉम्पनसेटर बनाते हैं तो हम हमेशा पोल और जीरो के कॉम्बिनेशन से ऐड करते हैं सिस्टम में. ठीक है, क्योंकि पोल और जीरो का कॉम्बिनेशन अगर हम नहीं बनाएंगे तो हम उसको फिजिकली रियलाइज ही नहीं कर सकते उस सर्किट को. लेकिन हम क्या करते हैं कि जो बिहेवियर हम सिस्टम में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, अगर हम जीरो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम डोमिनेंट जीरो बनाएंगे, यानी कि जीरो को ऐड करेंगे क्लोज टू द ओरिजिन और उसके साथ एक पोल ऐड कर देंगे विच विल बी वेरी फार फ्रॉम द ओरिजिन. तो ऑल्दो एक पोल ऐड होगा सिस्टम में, बट उसका जो इफेक्ट होगा वो बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा. और जो मेन डोमिनेंस होगी वो उस जीरो की वजह से होगी जो आपने सिस्टम में ऐड किया है. ठीक है, ऑफ कोर्स आई होप यू कैन मेक आउट व्हाट वी मीन बाय पोल एंड जीरो नाउ. व्हेन आई से पोल एंड जीरो, जीरो मींस हमने न्यूमरेटर की एक डिग्री बढ़ा दी है, और व्हेन आई से पोल इट मींस हमने डिनोमिनेटर की एक डिग्री इंक्रीज कर दी है. तो क्योंकि हम न्यूमरेटर को अगर बढ़ा देंगे तो वो फिजिकली रियलाइजेबल नहीं बनेगा. इट कैन नॉट बी एक्चुअली मेड फिजिकली विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंट्स. तो हमें पोल और जीरो के कॉम्बिनेशन में ऐड करना होता है. लेकिन जिस बिहेवियर को हम डोमिनेट करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर कंपोनेंट को हम ओरिजिन के क्लोज प्लेस करते हैं. ठीक है, सो लीड कॉम्पनसेटर इज एक्चुअली a circuit in which a pole is placed towards the left of the zero. यानी कि लीड कॉम्पनसेटर जो होता है उसमें हमें एक डोमिनेंट जीरो चाहिए. एक डोमिनेंट जीरो हम सिस्टम में ऐड करना चाहते हैं और उसके साथ जो पोल ऐड करेंगे उस पोल को हम we keep it very far away from the origin so that although it is added but it does not disturb the system. Okay, so lead compensator हम कहां पर यूज करते हैं, जब हमें सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स जो होता है उसको अगर हमें स्पीड अप करना है, यानी कि राइज टाइम. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेटलिंग टाइम, दैट गोज इनटू स्टेडी स्टेट. राइज टाइम, पीक टाइम, okay, all these things that we talk about in the transient part.
नाउ ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू नो कि ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट दो पार्ट्स होते हैं हमारे रिस्पॉन्स के। तो जो ट्रांजिएंट पार्ट होता है अगर हमें उसको इंप्रूव करना होता है तो हम लीड कॉम्पनसेटर ऐड करते हैं। और लीड कॉम्पनसेटर क्या होता है, एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जिसका अगर मैं ट्रांसफर फंक्शन निकालूं तो उसमें एक पोल और एक जीरो ऐड हो जाएगा हमारे सिस्टम में, जिसमें जीरो जो है वो डोमिनेंट होगा, यानी कि न्यूमरेटर में जो हमने एक एडिशनल डिग्री ऐड करी है वो डोमिनेट करेगी, ठीक है, और दैट विल बी वेरी क्लोज टू द ओरिजिन। और एक पोल जो हमने ऐड किया होगा दैट इज गोइंग टू बी फार अवे फ्रॉम द ओरिजिन सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब माय सिस्टम अनवांटेड, ठीक है। और इसका जो इफेक्ट आप देखोगे इट विल बी, इट इज समथिंग सिमिलर टू अ पीडी कंट्रोल। अगर आप इसको यू नो जस्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर, जो लीड कॉम्पनसेटर होता है इट वर्क समथिंग लाइक अ पीडी कंट्रोल। अगर आपको याद हो कि हमने पढ़ा था पीडी कंट्रोल जो है वो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, पीआई कंट्रोल जो है वो स्टेडी स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन पीडी और पीआई कंट्रोल क्लोज लूप में काम करेंगे और लीड और लैग कॉम्पनसेटर्स जो हैं ये ओपन लूप में काम करेंगे, ठीक है। सो लीड कॉम्पनसेटर हम ओपन लूप में तब लगाते हैं जब हम सिस्टम का वो जो इनहेरेंट ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है उसे अगर हम स्पीड अप करना चाहते हैं तो वहां पर हम एक लीड कॉम्पनसेटर लगाते हैं जिसका सर्किट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। दिस इज वन टाइप ऑफ लीड कॉम्पनसेटर। अगर आप इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे तो आपको एक जीरो और एक पोल का कॉम्बिनेशन मिलेगा जिसमें जीरो विल बी मोर क्लोज टू द ओरिजिन, और जो उसका जो आउटपुट होता है सिस्टम का, जो ओवरऑल आउटपुट आएगा उसमें जीरो का जो इफेक्ट है दैट इज गोइंग टू बी डोमिनेंट and the pole is placed very far away from the origin so that it does not produce any unwanted interference in the output. Okay, so because ये PD control की तरह काम कर रहा है, so you can also compare it to a high pass filter. ये हमने controllers के time भी पढ़ा था that PD control actually acts like a high pass filter. Okay, then another kind of compensator is lag compensator. Again this corresponds to PI control. हमने लीड कॉम्पनसेटर तब वहां लगाया था जहां पर हमें ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को यू नो इंप्रूव करना था। लैग कॉम्पनसेटर हम वहां लगाते हैं जहां पर हमें स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को, जो रिस्पॉन्स का स्टेडी स्टेट पार्ट है यानी कि आपका सेटलिंग टाइम हो गया, स्टेडी स्टेट एरर हो गया, जब हमें इन कंपोनेंट्स को इंप्रूव करना होता है तो हम लैग कॉम्पनसेटर्स लगाते हैं, ठीक है। और लैग कॉम्पनसेटर में क्या होगा, अगेन देयर विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ पोल एंड जीरो, बट इन दिस केस द पोल विल बी डोमिनेंट, ठीक है। द पोल इज गोइंग टू बी डोमिनेंट, दैट मींस जो पोल आप ऐड करोगे उसकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी क्लोजर टू द ओरिजिन and the zero that you are adding is going to be far away from the origin. Okay, so a pole zero combination is added in case of lag compensator where the pole is going to be at the right hand side of the zero, and this helps in improving the steady state response, and it can be compared to the behavior of a PI controller or you can say a low pass filter. वहां पर हमने कंट्रोलर्स में पढ़ा था that PI control actually helps us in improving the steady state part of the response. So similarly over here, lag compensator actually helps in improving the steady state part of the open loop response of my system. Okay, now these circuits that I'm showing, these are one kind of examples. इसे आप और तरह से भी realize कर सकते हो depending upon your applications. लेकिन उसमें हमें check ये करना पड़ता है कि जो भी elements आप add कर रहे हो उसका transfer function क्या बन रहा है, और उस ट्रांसफर फंक्शन में ये जो पोल और जीरो की प्लेसमेंट की जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई होनी चाहिए। यानी कि लैग कॉम्पनसेटर में हमेशा पोल डोमिनेंट होना चाहिए और लीड कॉम्पनसेटर में हमेशा जीरो डोमिनेंट होना चाहिए। ओके, and when you want both steady state and transient response to be improved, वहां पर हम lag lead compensator यूज करते हैं, which is actually a combination of a dominant pole and zero. तो इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम दो पोल जीरो कॉम्बिनेशंस को ऐड करते हैं, यानी दो पोल्स और दो जीरोस को ऐड करते हैं। एक कैटेगरी वो होगी जिस एक सेट वो होगा जिसमें पोल डोमिनेंट होगा और एक सेट वो होगा जिसमें जीरो डोमिनेंट होगा। तो हम ओरिजिन के क्लोज एक पोल और एक जीरो दोनों ऐड कर देते हैं, दैट बिकम्स अ लैग लीड कॉम्पनसेटर व्हिच इज सिमिलर टू अ पीआईडी कंट्रोलर इन द क्लोज लूप, ठीक है।
व्हेन आई से सिमिलर, दिस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि वो कौन से पार्ट पर बिहेव करेगा या क्या इफेक्ट शो करेगा। लेकिन ये याद रखो कि पीआईडी कंट्रोलर क्लोज लूप में काम करता है, एरर सिग्नल पे काम करता है। लैग लीड कॉम्पनसेटर्स, लैग कॉम्पनसेटर्स, लीड कॉम्पनसेटर्स, ये सिस्टम के साथ कैस्केड कर दिए जाते हैं ताकि सिस्टम का अपना ओपन लूप कैरेक्टरिस्टिक या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन जो है वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो अगर वो आपने चेंज कर दिया तो अगर उसके बाद आप सिस्टम को एक सिंपल क्लोज लूप में लगा दोगे बिना किसी कंट्रोलर के, तो भी वो आपको अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट विल स्टार्ट गिविंग यू द रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस दैट यू हैड एम्ड। ओके, क्योंकि हमने क्या किया, हमने पहले स्पेसिफिकेशन डिसाइड किया, परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन डिसाइड किया, उससे हमने पोल की वैल्यू या जीरोस की वैल्यू कैलकुलेट की, उस पोल और जीरो की वैल्यू के हेल्प से हमने लैग लीड कॉम्पनसेटर या लीड कॉम्पनसेटर या लैग कॉम्पनसेटर ये हमने डिसाइड किया। ठीक है, और ये डिसाइड करने के बाद फिर हम इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग आरसी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन ये जो फॉर्मूलाज दैट आई हैव गिवन ऑन द screen. You can see कि यहाँ पर tau1 is r1 c1, tau2 is r2 c2, and this tau actually comes from जब हमें poles की location पता चलती है। If you see 1 upon tau1, 1 upon tau2 is actually zeros की location है ये। ठीक है, तो अगर हम zeros की location calculate कर लेते हैं तो उससे हमें tau पता चल जाएगा, tau पता चल जाएगा तो हम उससे r1 c1 और r2 c2 को calculate कर सकते हैं। Okay, so like I said earlier also that all these things are interrelated. जो टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन है उससे पोल्स रिलेटेड है, और पोल्स की वैल्यूज से हमारा जो रूट लोकस है वो इफेक्ट होता है। तो हम उसको एनालाइज करके ये डिसाइड कर सकते हैं कि सिस्टम को पोल ऐड करना चाहिए डोमिनेंट, या जीरो ऐड करना चाहिए, या पोल या जीरो दोनों ऐड करने चाहिए। ठीक है, सो दीज आर बेसिक टाइप्स ऑफ कॉम्पनसेटर्स। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू टेक 1 or 2 एग्जांपल्स एंड सी दैट हाउ दिस डिजाइनिंग कैन बी डन। हम कैसे परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स से पोल्स और फिर पोल्स से कंपनसेटर्स तक डिजाइनिंग कर सकते हैं।